हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ गया हूं कक्षा 9 की वार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए 2 मई को होने वाला सामाजिक विज्ञान का बिल्कुल ओरिजिनल परीक्षा पेपर, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि पेपर के हर एक प्रश्नों को अच्छे से याद कर लें, ताकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पेपर आपका 3 घंटे 15 मिनट का है और 100 अंकों का आपका पेपर होगा। सभी प्रश्नों को हल करना बिल्कुल अनिवार्य है और विद्यार्थी अपने नामांक प्रश्न पत्र पर अनिवार्य रूप से लिखेगा। तो देखें, सबसे पहले पूछे गए हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न प्रकार 1 यानी भाग 1 के तहत अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों के तहत प्रकार 1 की, जिसके उत्तर आपको एक शब्द या एक लाइन के अंदर देने होते हैं। देखो, पहला प्रश्न है ड्यूमा किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है? ड्यूमा किसे कहते हैं? तो जो रूस की संसद है उसे ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रूसी संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या लिखेंगे? रूसी संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। दूसरा है हिटलर के विचार किन दार्शनिकों के विचारों पर आधारित है। हिटलर के जो विचार हैं वो किस दार्शनिक के विचारों पर आधारित थे? तो इसका सही उत्तर होगा, वो होगा कार्ल मार्क्स। क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर हिटलर के जो विचार थे वो आधारित थे। आगे देखो, तीसरा प्रश्न है असम में हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। तो असम के अंदर हिमालय को पूर्वांचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वांचल कहा जाता है। चौथा है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का है, यह आपको बताना है। तो जो आपका डेमोक्रेसी शब्द है वो है आपकी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। पांचवा है पालमपुर गांव में कितने परिवार रहते हैं। तो पालमपुर गांव के अंदर जो आपकी पुस्तक दी गई है उस पुस्तक के अनुसार 450 परिवार रहते हैं। छठा है वोट डालने का अधिकारी होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए। यानी वोट डालने के लिए आपकी जो उम्र है वो भारत के अंदर कितनी होनी चाहिए? तो वो 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। सातवां है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य के अंदर है। सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कहां पर है? केरल के अंदर है। भारत के अंदर सबसे जो अधिक साक्षरता दर है वो केरल राज्य में है। आठवां है निर्धनता अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो देखो, निर्धनता अनुपात का मतलब उस जनसंख्या के प्रतिशत से है। निर्धनता अनुपात का मतलब जनसंख्या के उस प्रतिशत से है जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी जनसंख्या का ऐसा प्रतिशत जो गरीबी रेखा से नीचे अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें निर्धनता अनुपात से व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़े, अति लघुत्रात्मक प्रश्न प्रकार सेकंड यानी कि सेकंड टाइप के। नौवा है भारतीय वन सेवा की स्थापना किसने और कब की। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना है वो 1864 के अंदर, कब? 1864 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने की थी। 1864 के अंदर ब्रिटिश सरकार ने की थी। ठीक। 10वां है बुग्याल किसे कहते हैं। बुग्याल किसे कहते हैं? तो बुग्याल क्या है? हिमालय के जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पर जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में, हिमालय के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जो घास के मैदान हैं उन्हें क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। 11वां है श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो श्रीलंका को भारत से पाक जल संधि अलग करती है। कौन अलग करती है? पाक जल संधि। पाक जल संधि है वो आपके श्रीलंका को भारत से अलग करती है। 12वां है दक्कन ट्रैप क्या है। 12वां क्या कह रहा है? दक्कन ट्रैप क्या है? तो दक्कन ट्रैप क्या है? एक विशाल लावा का पठार है जो भारत के दक्कन क्षेत्र के अंदर मौजूद है। दक्कन का जो दक्कन ट्रैप है इसका मतलब क्या है
कि दक्कन ट्रैप एक विशाल लावा से निर्मित पठार है जो भारत के दक्कन क्षेत्र के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है 13वां, जन्म दर का क्या अभिप्राय है? तो जन्म दर का मतलब क्या होता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, एक वर्ष के अंदर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वालों की संख्या को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। 14वां है, जनहित याचिका किसे कहते हैं? जनहित याचिका किसे कहते हैं? तो जनहित याचिका एक कानूनी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित के मामलों को अदालत में लाने के लिए किया जाता है। फिर से सुने, जनहित याचिका एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका उपयोग सार्वजनिक हित के मामलों को अदालत में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 15वां है, कानून का राज किसे कहते हैं? तो कानून का राज एक सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है? एक समान है और उन्हें कानून के द्वारा समान रूप से क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। कानून का राज एक सिद्धांत है जिसके अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष यानी कानून की नजरों में एक समान है और उन्हें कानून के द्वारा एक समान रूप से क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। 16वां है, भूखमरी से आप क्या समझते हैं? तो भूखमरी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है जिससे कुपोषण और उनकी मृत्यु भी हो सकती है, तो उसे कहते हैं भूखमरी। भूखमरी एक प्रकार की स्थिति है जिसमें लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता है जिससे कुपोषण और मृत्यु भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, लघु उत्तरात्मक प्रश्न। कौन से प्रश्न? लघु उत्तरात्मक, जिनके जवाब आपको 3 से 4 लाइन के अंदर देने होते हैं। 17वां प्रश्न है आपका, समाजवाद की कोई 3 विशेषताएं बतानी है। किसकी? समाजवाद की। तो देखो, समाजवाद की जो पहली विशेषता थी वो थी आर्थिक नियोजन, दूसरी थी आय का एक समान वितरण और तीसरी विशेषता है उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। तो 3 विशेषता कौन कौन सी है? आर्थिक नियोजन, आय का समान वितरण और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। 18वां है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी? तो वाइमर गणराज्य के सामने जो समस्या थी उसमें पहली थी आर्थिक संकट, दूसरी थी राजनीतिक अस्थिरता और तीसरी थी सामाजिक अशांति। ये वाइमर गणराज्य के सामने समस्याएं थी, इनके बारे में आपको लिखना है। 19 है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियां मौसमी क्यों होती है? तो देखो, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो नदियां है वो ज्यादातर मौसमी होती है क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर करती है, यानी इनमें जो जल का प्रवाह होता है वो केवल वर्षा के समय होता है क्योंकि अन्य कोई ऐसे जल के स्रोत नहीं है जहां से इन्हें वर्ष भर पानी मिलता रहे। तो ये केवल वर्षा पर निर्भर होती है, इस वजह से केवल बारिश के मौसम में ही बहती है और जब बारिश समाप्त हो जाती है तो उसके कुछ समय के बाद ये क्या हो जाती है? बहना बंद हो जाती है। 20वां है, पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ क्या है? तो पश्चिमी चक्रवात जो विक्षोभ है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर उत्पन्न होने वाला एक मौसम प्रणाली है जो सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर वर्षा लाने का काम करता है। 21 है, लोकतंत्र के समर्थन में आपको 3 तर्क देने हैं कि लोकतंत्र जरूरी क्यों है, इसके फायदे क्या है। तो पहली बात तो यह लोगों को अपने नेताओं को चुनने और बदलने की अनुमति देता है, साथ ही साथ यह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अलावा लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, साथ ही साथ यह राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा देते हैं। ये चीजें आप लिख सकते हैं। 22 है, मतदाता सूची अथवा वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? तो वोटर लिस्ट उन लोगों की सूची है जो चुनाव के अंदर वोट डालने के लिए पात्र व्यक्ति है। ठीक है, वोटर लिस्ट एक प्रकार की लिस्ट है जिसमें उन लोगों की सूची है, जानकारी है जो वोट देने के लिए क्या है? योग्य है, पात्र है। 23 है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में आपको अंतर बताना है। इसके अंदर स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी के अंदर आपको अंतर बताना है। तो देखो, स्थायी पूंजी वे संपत्तियां होती है जो लंबे समय तक उपयोग की जाती है, जैसे मशीनरी, भवन। वही कार्यशील पूंजी वो पूंजी होती है जिनका उपयोग अल्पकालिक समय के लिए ही किया जाता है, जैसे कच्चा माल, नकदी। ये सब क्या है? आपकी कार्यशील पूंजी है जो इधर से उधर होती रहती है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 24, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? मानव
पूंजी निर्माण के अंदर शिक्षा की क्या भूमिका है। तो देखो, जो शिक्षा है वो मानव पूंजी निर्माण के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि शिक्षा लोगों को ज्ञान, कौशल और क्षमता प्रदान करती है, जिससे वे अधिक उत्पादक और क्या बनते हैं, नवाचारी अथवा कुशल बनते हैं। शिक्षित लोग बेहतर स्वास्थ्य और जीवन स्तर का आनंद लेते हैं और वे समाज के अंदर अधिक सक्रिय रूप से क्या लेते हैं, भाग भी लेते हैं। 25 है, स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर भोजन की योजना का क्या उद्देश्य है। तो देखो, स्कूल के अंदर बच्चों के लिए दोपहर का भोजन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, बच्चों की पोषण स्तर में सुधार लाना, स्कूलों में बच्चों का नामांकन और उपस्थिति को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, यानी विद्यार्थियों का ज़्यादा से ज़्यादा ठहराव हो। ठीक है, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है निबंधात्मक प्रश्न। 26वां प्रश्न है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई है, आपको उसका वर्णन करना है। इन सभी के उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट कर देना। अगली क्लास के अंदर मैं इस पूरे पेपर को उत्तर के साथ सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं या नहीं चाहते। 27 नंबर है, वन विनाश से आप क्या समझते हैं, और भारत में वन विनाश के कारणों का वर्णन करना है। तो वन का विनाश का मतलब क्या है, वनों का विनाश होना, वनों का नष्ट होना। तो भारत में वनों के विनाश के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला, कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई, उद्योगों और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए वनों की कटाई, शहरीकरण के लिए वनों की कटाई, अवैध कटाई, जंगल की आग, ये सब क्या है, वनों के विनाश के कारण हैं। 28 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान आए बदलावों का चरवाहों ने किस प्रकार सामना किया। तो देखो, औपनिवेशिक शासन के दौरान कई प्रकार के बदलाव आए, तो इस दौरान चरवाहों को कई बदलावों का सामना करना पड़ा। जैसे चराई भूमि का नुकसान हुआ, चराई के ऊपर प्रतिबंध लगा, नए कानूनों और विनियमों का लागू होना, इसके अलावा नई चराई भूमि की तलाश करना, अपनी जीवन शैली को बदलना, विद्रोह करना, ये सब, इन सभी चीजों का सामना किसने किया, चरवाहों ने किया। 29 से भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रमुख प्रकारों का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है कि भारत के अंदर किस किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन और झाड़ियाँ, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, इन सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देनी है। 30वें, जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच आपको अंतर बताना है। देखो, जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या है, किसी क्षेत्र में जनसंख्या का बढ़ना। वही जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ है किसी क्षेत्र में जनसंख्या का बढ़ना या घटना। जनसंख्या परिवर्तन कई कारणों की वजह से हो सकता है, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इन सभी की वजह से जनसंख्या परिवर्तन हो सकता है। 31 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों पर बल दिया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सभी आदर्शों पर बल दिया गया है। इसके बारे में आपको लिखना है। 32 है, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों का विवेचन करना है। तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। एक मूल क्षेत्राधिकार, इसके बाद आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्रीय अधिकार। ये क्या है, ये सब आपके सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है। इन सभी के बारे में आपको लिखना है। 33 है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, और भारतीय संविधान द्वारा आपको प्राप्त अधिकारों का वर्णन करना है। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो भारत के संविधान के द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 34 है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आपको विस्तृत लेख लिखना है। किस पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर आपको एक डिटेल्ड में लेख लिखना है। 35 से, भारत के मानचित्र में दर्शाना है सिक्किम राज्य को, छत्तीसगढ़ को, अरुणाचल प्रदेश को और लक्षद्वीप समूह को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, जो आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर ले,
ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को 4 चांद लग सके। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मेहनत और क्लास आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।